96.7 FM પર આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. પ્રસ્તુત છે સાંપ્રત વાર્તાલાપનો કાર્યક્રમ. આજના કાર્યક્રમમાં રામચરિતમાનસ શૈલીમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા પુસ્તકના લેખક ડૉક્ટર આનંદકુમાર ત્રિપાઠીની मौलिन मुंशी લીધેલી मुलाकात सांभळशो. सांप्रत वार्तालाप के कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मौलिन मुंशी का नमस्कार. श्रोताओं, आज मेरे साथ डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी है और आनंद कुमार त्रिपाठी जी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के डीन है, रिसर्च है, और उन्होंने बहुत सारे शोध संशोधन जो है वो भारतीय न्याय संहिता के बारे में भी किया है. उनके छत्रछाया में कई पीएचडी के स्टूडेंट्स भी है, डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो काफ़ी विद्वान और काफ़ी योगदान है जो भारतीय न्याय संहिता के बारे में. डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी साहब, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी धन्यवाद सर. खास करके आज आपसे जो बात करनी है, आपने एक नया पुस्तक जो लॉन्च किया है और रामचरितमानस के शैली में भारतीय न्याय संहिता जी, तो थोड़ा के अजूब लग रहा है कि रामचरितमानस गान जी वो गायन शैली में है और उसको आपने भारतीय न्याय संहिता के साथ जोड़ा, उसके दोहा भी बनाए हैं. जी जी हैं, तो आप बताएंगे कि ये आपको विचार कैसे आया? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. विचार की बात यह है कि नॉर्मली जो कानून की भाषा है वो काफ़ी क्लिष्ट है. आम जनमानस को जब कानून पढ़ना होता है तो उसकी ऐसी कठिनता है कि उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है. मैं सोचा कि मैं एक टीचर होने के नाते और कानून का विद्यार्थी होने के नाते जब मुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो आम जनमानस को ज़्यादा परेशानी होगी. इसलिए मैं सोचा कि छोटी छोटी भाषा में, दोहों में उनको अगर बोला जाए, समझा जाए तो आम जनमानस उन्हीं के बीच में पलता बढ़ता है तो उसको आसानी से समझ जाएगा. जैसे मैं आपको बताऊं कि भारतीय न्याय संहिता में संशोधन किया गया है. पहले ये भारतीय दंड संहिता के नाम से जानी जाती थी और सरकार ने 3 जो आपराधिक कानून हैं उसमें सुधार करके जैसे भारतीय दंड संहिता का नाम रख दिया भारतीय न्याय संहिता. तो उसमें 358 धाराएं हो गई. पहले उसमें थी 511 धाराएं. तो उसमें मैंने लिखा है कि 20 अध्याय में BNS समाई, हर अपराध का समाधान है लाई. वाह, अच्छा, आपने एक दोहे के स्वरूप में जो है वो लिया. अच्छा, आप ये बताएंगे कि ये जो आपने पूरा पुस्तक लिखा इसमें कौन कौन सी बात कवर कर ली है? जी जी सर, ये इसमें भारतीय न्याय संहिता में जितने भी तरह के अपराध हैं, चाहे वो शरीर के विरुद्ध अपराध हों, चाहे वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हों, या कोई इस तरह के जो लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध हों, निर्वाचन से संबंधित हों, बदनक्षी है, मानहानि है, हर तरह के अपराधों की जो प्रावधान है हमने इस 20 अध्यायों को, समस्त अध्यायों को भारतीय न्याय संहिता में समाया है और हर विषय पर अलग अलग. जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले शिशु की परिभाषा नहीं थी, अब भारतीय न्याय संहिता में शिशु शब्द की परिभाषा आ गई है. जी. तो अगर उसको आप देखें तो धारा की बात करें तो 2 में और उसके जो उपधारा है 3 में बात कही गई है कि 18 से कम मानव प्राणी शिशु शब्द अर्थ सब जानी. जो 18 साल से कम का होगा वो शिशु कहलाएगा. तो ऐसे हमने सोचा कि इसको लिखें, गाएं और आसान भाषा में कानून को समझें. आपने जब ये लिखने का शुरू किया होगा, फिर आप लिखते होंगे जी, फिर आप उसका थोड़ा मन में गान भी करते होंगे कि बराबर बैठता है कि नहीं? जी 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 सर, इसमें आप जो बता रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि कभी कभी तो ये होता था कि एक चीज को लिखने में काफी समय लग जाता था और 2 लाइन में पूरे कानून की उस बात को, उसके सारे तत्वों को कैसे लाएं, ये जो आप बता रहे हैं काफी कठिन काम था. तो मैंने एक बार ये देखा कि हमारे यहाँ बालकों का कृत्य है. तो बालकों के कृत्य में ये कहा जाता है कि जो 7 वर्ष से नीचे का जो बालक कोई अगर अपराध करता है तो उसको कानून में कोई दंड नहीं मिलता है, या अगर 7 वर्ष से ऊपर है और 12 वर्ष से नीचे है तो अगर वो उसकी समझ है तो उसको सुधार के लिए उसको गवर्नमेंट उसको अनुमोदित करती है. तो मैंने सोचा कि इसको कैसे लिखें. तो मैंने उसमें लिखा कि जैसे 7 वर्ष के अगर नीचे का है तो कैसे उसको पनिशमेंट मिलेगा. तो इसका एक प्रसंग हमने रामचरितमानस का लिया है. जी. जब शिव का धनुष सीता स्वयंवर के समय रामचंद्र जी तोड़ते हैं तो परशुराम काफी क्रोधित होते हैं और उन्होंने बाल कांड में इसका उल्लेख किया गया है. तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण काफी क्रोधित जब हुए तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होता है तो वो कहते हैं परशुराम जी
कि बालक छोड़ बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जन जाने मोही। मैंने आपको बालक समझ करके छोड़ दिया है और आप हमको केवल मुनि और मूर्ख समझ रहे हैं। इसका ही प्रसंग भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया है कि जैसे 7 से कम वह 12 से ज्यादा, और समझ अगर तो काहे भागा। तो 7 और 12 के बीच का जो सामंजस्य है मैंने वहीं से ही लिया है और वहीं से ही ये भारतीय न्याय संहिता में इसका प्रावधान लाया गया है। जी, आप मुझे लगता है कि आप रामचरितमानस ग्रंथ का पहले से जब आप छोटे होंगे तब से आप बहुत पठन करते होंगे, इसके नजदीक होंगे। नॉर्मली जो सामान्यतया गांव में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और वहां पर जब हम किसी भी कार्यक्रम के लिए जो अखंड रामायण का पाठ होता था, रामचरितमानस का पाठ होता था, तो हम लोग घर से निकल करके पूजा स्थल पर जब जाते थे, जहां पर भी ये कार्यक्रम होता था तो वहां बैठते थे। निश्चित रूप से उसका असर पड़ा है और मैं सोचा कि जो सामान्य जो जनमानस की जो भाषा है वो आजकल इसको जो पढ़ा है वो भी सुनता है, जो नहीं पढ़ा है वो भी सुनता है। तो अगर उसकी भाषा में अगर कानून को लिखा जाए तो आपको इसमें ज्यादा सहूलियत मिलेगी। क्योंकि त्रिपाठी साहब आज भी जो कानून है, जो कानून के पुस्तक है, तो जो सामान्य जन है तो उसके लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट रहता है। जी जी, अब जी, क्योंकि उसकी पेटा कलम है, पेटा धारा जी, है, जी, उपधारा, फिर उसके खंड होते हैं। जी जी, तो वो सब समझने के लिए एक एडवोकेट समझ सकता है, वकील, मगर कॉमन मैन जो है उसके लिए तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका एक प्रयास एक अनूठा है कि कॉमन मैन भी वो एक संगीत शैली में, एक गायन शैली में समझ सकेंगे। क्या कहेंगे आप? हाँ हाँ, तो आप जैसे बताएं कि पहले जो सजा का प्रकार था, कितने तरह की सजा होती थी। तो अभी सजा के प्रकार में जो सोपान 2 है मेरी किताब में, वैसे तो उसको अध्याय बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने किताब के लेखन में अध्याय को सोपान के रूप में लिखा है। कितने सोपान? इसमें हमने 20 सोपान बनाए हैं। अच्छा। और वही भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय है। अच्छा। तो अध्याय का मतलब सोपान ही है। लेकिन हम चूंकि रामचरितमानस विधा से प्रभावित हुए हैं, इसलिए इस तरह की किताब हमने लिखा है। तो उसमें दंड उपबंधित 6 प्रकारा और न्याय संहिता धारा 4, न्याय संहिता की धारा 4 में दंड से संबंधित उपबंध हैं। अगर आपको बताएं कि कौन कौन से हैं तो वो भी गा करके इसमें है कि मौत, उम्र कैद, सामुदायिक सेवा, जुर्माना, धन जप्ती, कैद, कलेवा। अर्थात जो दंड है वो 6 प्रकार के हैं, जिसमें मृत्यु है, आजीवन कारावास है, उसके बाद जो कारावास है, संपत्ति की जप्ती है, जुर्माना है, और नया एक जो सजा आया है सर वो है सामुदायिक सेवा। अच्छा। जिससे कि आजकल क्या है कि हम दंड की तरफ ना बढ़ें, हम न्याय की तरफ बढ़ें। तो कानून जो है वो दंड से न्याय की ओर आया है और ये जो इसके मूल में आम जनमानस है, जिससे कि अपराध अगर प्रथम बार हुआ है या दूसरी बार अपराध हुआ है तो अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसकी सजा को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया गया है। अच्छा अच्छा जी। ये खास करके सरकार ने अभी जो 3 नए अपराध कानून में सुधार किया, तो इसके बारे में भी ये पुस्तक में आपने उल्लेख किया है? बिल्कुल, मैं इस पुस्तक में जैसा आपने बताया कि जो सरकार ने इसको 1 जुलाई 2024 से ये गजेटेड हो गया है, राजपत्र में आ गया है। और इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि जितने भी जो सजा है, चाहे वो सामुदायिक सेवा का प्रावधान हो, और सर 4, 5, 6 ऐसे मुख्य कानून इसमें लाए गए हैं। जैसे जो संगठित अपराध इसमें पहली बार लाया गया है, लघु संगठित अपराध। पहले क्या होता था, चोरी की जाती थी, अब झपटमारी एक लाया गया है कि आप जैसे त्वरित गति से किसी के शरीर से कुछ ऐसे खींचें या चेन स्नेचिंग करें या कुछ करें तो उसको अलग से प्रावधानित किया गया है। मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हिंसा, जो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रदेश और सीमा के आधार पर जो इस तरह के जो अपराध होते थे, पहले प्रभावित नहीं था। और इसमें खास करके जो गृह मंत्रालय के अधीन जो इस तरह के कानून बने हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, जो कि राजद्रोह। अब राजद्रोह जैसे शब्द को हटा करके देशद्रोह जैसे शब्द की बात की गई। अच्छा। भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर यदि कोई देश की में अलगाववाद का नारा देता है, देश की विघटनकारी शक्तियों को कोई बढ़ावा देता है, तो उसके अंतर्गत इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। जी, आपका ये बहुत अच्छा पुस्तक है। तो इसका लोकार्पण किसने किया सर? इसका लोकार्पण अभी
जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस हुई थी, मेरे विश्वविद्यालय में ही इसका आयोजन था, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। तो मैं मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल पटेल की उपस्थिति में, जो माननीय गृह मंत्री जी हैं और भी जो पुलिस ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो अधिकारी थे और जो राज्य के डीजीपी थे, मुख्यमंत्री थे, इन सब के उपस्थिति के उनके कर कमलों द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। और ये पुस्तक अभी आने वाले समय में इसका मिशन यही है कि लोगों तक पहुंचे, लोग इसको खूब सरल सरल भाषा में पढ़ें और दंड के बारे में, न्याय के बारे में और कानून के बारे में, जो आदमी कानून का विद्यार्थी नहीं है वो भी कानून को समझे। चूंकि एक कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कहने का मतलब विधि की अज्ञानता का अगर कोई सहारा लेगा तो उसको कोई माफी नहीं मिलती है। तो इसको पढ़िए और कानून को अच्छी तरह से समझिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। त्रिपाठी साहब बताएंगे कि पुस्तक तैयार करने में कितना समय लगे, क्योंकि काफी रिसर्च करना इसमें होता है जी, तो कितने महीने लगे? सर, मैंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता प्रयोग में आई। मैं इसको 2019 से शुरू किया था। ओके। और मुझे 5 वर्ष लगे सर इसको लिखने में। मैं बताऊं कि कभी कभी तो मैं सोचता था कि कहीं बीच में न छूट जाए कि मेरी पुस्तक पूरी हो या न हो, लेकिन आप समझिए कि जो संजोग है उसी हिसाब से इसको हमने किया। तो आपको अगर एक और दोहा मैं बताऊं, जैसे आपने बताया कि कैसे लगा, जैसे 7 से कम शिशु का करतूता, प्रत्येक अपराध से नाता टूटा। 7 से कम का शिशु अगर कोई अपराध करता है तो उसका हर तरह के अपराध से कोई नाता नहीं है। तो मैं बताऊं कि सर अगर आप इसमें देखें, इसमें हमने 765 दोहे लिखे हैं। ओह, 765 दोहे लिखे हैं, लगभग 400 पन्ने की किताब है, छोटे छोटे धाराओं में और सरल सरल भाषा में। मुझे लगता है कि अगर आप इसको गा लेंगे तो गाने के बाद ही इसमें एक खासियत यह है कि जो इसका सोपान 5 है, अध्याय 5, वो बालकों और महिलाओं के संदर्भ में जो अपराध है, अच्छा, पहली बार भारतीय न्याय संहिता में उसको लाया गया है। अच्छा। इसके पहले जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं था, किसी और धाराओं में था, लेकिन इसको अलग अलग ढंग से इसको प्रस्तुत किए हैं। अच्छा। खास करके आपने जो महिला और इसके बारे में बताया, तो इसका कुछ दोहा सुनाएंगे कि जो पहली बार आपने बोला कि आ रहा है? जी। तो ये सोपान 5 में सर इसका उल्लेख किया गया है और काफी ऐसी परिस्थितियों के साथ में इसको हमने तैयार किया है जहां पर सोपान 5 में महिला और बाल अपराध के बारे में है। सामान्यतः सर होता क्या है, जैसे कोई बलात्कार का अपराध है तो इसमें सहमति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखती है। तो कभी कभी लोग कोई महिला के साथ उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको कह दिए कि मैं आपका पति हूं, तो वो महिला विश्वास कर गई, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो सहमति पति मान कर दे, उसके संग तब मैथुन होई। अगर ऐसा कोई उसके साथ संपर्क करता है तो उसको बलात्कार के रूप में माना जाएगा। और मैथुन यदि पुरुष स्त्री संगा, इच्छा विरुद्ध तो पाए दंडा। यदि पुरुष और स्त्री के बीच में अगर मैथुन होता है और उसका कोई इच्छा नहीं है, उसकी सहमति नहीं है, भले ही वो के साथ अगर वो सहमति देती है दबाड़ में, तो वो उसके साथ बलात्कार माना जाएगा। तो आपको बताऊं कि जो सोपान 5 है उसमें जैसे बलात्कार की जो धारा 64 है, मैं उसके साथ ये 5 के बारे में समाप्त करूंगा। इसमें सब धाराएं भी है क्या? हाँ, बिल्कुल। जैसे बलात्कार के दंड की धारा BNS 64 है ललकारा। तो 64 जो धारा है BNS की, वही ललकार करती है यदि कोई इस तरह का बलात्कार से संदर्भित अपराध करेगा तो उसको दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी साहब, आपने जो ये खास करके रामचरितमानस शैली में जो भारतीय न्याय संहिता को जोड़कर उसको गायन शैली में ये पुस्तक लिखा है, ताकि आम आदमी को हर एक ये धारा के बारे में बहुत सरलता से, और उनको ऐसे लगे कि मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, ऐसा करके ये जो पुस्तक प्रकाशित किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ बात करने की बहुत मजा आई। जी, धन्यवाद सर। હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા સાંપ્રત વાર્તાલાપનો કાર્યક્રમ। આજના કાર્યક્રમમાં આપે રામચરિતમાનસ શૈલીમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા પુસ્તકના લેખક ડોક્ટર આનંદ કુમાર ત્રિપાઠીની
મૌલિન મુનશીએ લીધેલી મુલાકાત સાંભળી. કાર્યક્રમનું પ્રસારણ 96.7 FM આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.